तो बच्चे पजल के इस थर्ड सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं। आज का सेशन धमाकेदार होने वाला है। इसमें हम पजल का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तोड़ करके रख देंगे आज पजल को। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज और मैं स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जितने बच्चे पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके पहले के जो 2 सेशन हमने लिया हुआ है उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के वहां से देखिए। और दूसरी चीज, ये वीडियो शुरू करने से पहले, क्योंकि आज हम धमाका मचाने वाले हैं इस वीडियो में, तो इसके पहले आप भूल जाओ, उसके पहले जाकर के इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग बाद में ये चीजें मेरे साथ ही साथ आप भी भूल जाते हुए सारी चीजें करना। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पढ़ने के टाइम पे हम बिल्कुल इन सब चीजों में डिस्टर्ब ना हो और पूरे हम पढ़ाई पे फोकस करें, है ना। चलिए, तो बच्चे आज जो मैं चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, सबसे पहली चीज, हम लोग अभी जो सीरीज लेकर के चल रहे हैं उसमें अभी मैंने आपके साथ क्या क्या चीजें डिस्कस किया हुआ है। तो हमने अभी 2 चीजें डिस्कस किया हुआ था। एक तो हमने फ्लोर एंड फ्लैट बेस देखा था और उसके बाद हमने बॉक्स पजल का क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था। आज के सेशन में बच्चे हम देखने वाले हैं मंथ एंड ईयर बेस्ड पजल। लास्ट में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 क्वेश्चन ऐसे मैंने लिया है जो ऑलरेडी आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया है। एक तो मैंने लिया है एसबीआई पीओ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, लेकिन वो कुछ पहले का है, तो अभी वैसे क्वेश्चन आप क्लर्क के एग्जाम में एक्सपेक्ट करेंगे। जो अभी एसबीआई की एग्जाम होने वाली है उसमें आप एक्सपेक्ट करोगे कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सेशन। तो सबसे पहली चीज ये है आपका डे बेस्ड पजल। पहले मैं डे बेस्ड पजल डिस्कस करूंगा आपके साथ और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे मंथ बेस्ड पजल, है ना। अब डे बेस्ड पजल में क्या होता है बच्चे, नेम से ही आपको यहाँ पे लग रहा होगा डे बेस्ड पजल, यानी कि डे से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिए गए होते हैं। और मंथ बेस्ड पजल की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे जो इंफॉर्मेशन आपको दिए गए होते हैं वो मंथ से रिलेटेड दिए गए होते हैं, ठीक है। अब डे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैसे रहेगा, तो आपको इसमें बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आप इस चीज को एक बार पढ़िए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। जो भी छोटी छोटी चीजें होंगी वो सारी चीज मैं बताऊंगा, ऐसी कोई चीज होंगी नहीं जो आपको लगेगा कि सर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया और मेरे मन में डाउट रह गया। वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। पहले मैं चाहूंगा कि एक बार क्वेश्चन हम लोग रीड कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके अप्रोच पे आते हैं कि हमें ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है आप ले लिए होंगे। अब आ जाइए यहाँ पे। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो सब में लिखा रहता है, हम काम की बात पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है 7 पीपल A B C D E F and G attend a meeting on 7 different days of the week स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। एक चीज जो काम की चीज आपको यहाँ पे समझ में आया, सबसे पहली चीज ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे, मंडे से शुरू होगा और संडे को क्या होगा, खत्म होगा। ईच पर्सन अटेंड्स द मीटिंग ऑन अ डिफरेंट डे। सभी लोग डिफरेंट डे को मीटिंग अटेंड करते हैं, क्योंकि बच्चे 7 लोग हैं और 7 दिन होते हैं, तो सभी अलग अलग दिन ही तो करेंगे। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो सेम डे को काम करेगा, क्योंकि 7 लोग भी हैं और 7 डेज भी हैं, तो सबका अलग अलग दिन होगा काम करने का। काम करने का इन द सेंस क्या कर रहे हैं ये लोग, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, यानी कि जिस सीक्वेंस में नेम दिया गया है उसी सीक्वेंस में डेज नहीं होगा, ये आपको बता रहा है। उसके बाद आपको ये सारे कंडीशंस दिए गए हैं, कंडीशंस हम सॉल्व करने के टाइम पे देखेंगे। एक बार हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। 7 लोग A B C D E F और G सप्ताह के 7 अलग अलग दिनों में बैठक में भाग लेते हैं। बैठक सोमवार से शुरू होती है और रविवार को समाप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग दिन बैठक में भाग लेता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में हो, ठीक है। और उसके बाद बच्चे यहाँ पे क्या दिया गया है, कंडीशन दिया गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पजल का ये जो सीरीज मैं चला रहा हूं बच्चे, स्पेशली आपके डिमांड पे चला रहा हूं, तो इसलिए आप लोगों की सपोर्ट काफी जरूरी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया कीजिए, क्योंकि मैंने देखा था, मैंने नोटिस किया कि फर्स्ट वीडियो को तो आप लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया, लेकिन सेकंड वीडियो जो जब था पजल का, जितना एक्सपेक्टेड था उतने आप लोगों ने कमेंट और उस पर लाइक नहीं किए। तो मैं चाह रहा हूं कि अगर ये सीरीज आप लोग चाहते हो, क्योंकि यही सीरीज नहीं, मैं हर तरह के हर टॉपिक के ऊपर लाने वाला हूं, तो जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक इस चीज को हम कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आप जितनी चीजें कर सकते हैं अपनी तरफ से, एटलीस्ट वीडियो को लाइक किया कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए। ये चीज आपके ऊपर है, आप इसको करेंगे तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से पूरा 100% देंगे और आपको किसी तरह की कोई पेड कोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं। मैं पहले बता रहा हूं, जितनी चीजें बता रहा हूं वो उस पर ध्यान दो, ये सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है, और प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना है। चलिए, तो बच्चे अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो सबसे पहली चीज, ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी यहाँ पे 7 पीपल की बात हो रही है, 7 लोगों की बात हो रही है, और ये डे बेस्ड पजल है। आप कैसे समझोगे कि डे बेस्ड पजल है? जैसे ही क्वेश्चन में अगर डेज दिखाई दो कि कोई काम मंडे से शुरू हो रहा है, संडे को खत्म हो रहा है, या ट्यूसडे से शुरू हो रहा है, मंडे को खत्म हो रहा है, या वेडनेसडे से शुरू हो रहा है, ट्यूसडे को खत्म हो रहा है, इस तरह से अगर जब भी कोई स्टेटमेंट आपको दिख जाए, समझ लेना कि वो डे बेस्ड पजल है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो डे बेस्ड पजल है तो हमें फिक्स किसको करना है। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है कि वो किसको फिक्स करेंगे, क्योंकि उनको ये चीज नहीं समझ में आता है डे को फिक्स करे कि पर्सन को फिक्स करे कि किस चीज को फिक्स करे। तो बच्चे, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको डेज की बात की जाए, सबसे पहला काम आपका यही है कि आप वहां पे किसको फिक्स करने वाले हैं, डेज को फिक्स करने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम किसको फिक्स करेंगे, डेज को फिक्स करेंगे। तो डेज को फिक्स कैसे करना है, तो आपको सिंपल दिया हुआ 7 डेज की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे लाइन कितना ड्रॉ कर लेंगे, जितने डेज है उससे एक ज्यादा लाइन, 8 लाइन ड्रॉ कर लेंगे फटाफट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब बच्चे, ये 8 लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया, क्वेश्चन में आपको दिया था कि ये जो हो रहा है मंडे से क्या हो रहा है, शुरू कहां से हो रहा है, मंडे से, एंड एंड कहां पे हो रहा है, संडे पे। तो मंडे से शुरू कर रहे हो और संडे को खत्म कर रहे हो, तो मंडे रख दो यहाँ पे। दूसरा कलर ले लेता हूं, आपको प्रॉपर दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया आपका मंडे, ये क्या हो गया ट्यूसडे, ये हो गया आपका वेडनेसडे, ये हो गया आपका थर्सडे, ये हो गया आपका फ्राइडे, ये हो गया आपका सैटरडे, और ये क्या हो गया आपका बच्चे संडे। तो ये क्या हुआ, ये 7 दिन मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब जैसे जैसे कंडीशन यहाँ पे दिया जाएगा उस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, चीजों को रखते जाएंगे। आराम से चीजें समझते जाइए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला ये टॉपिक है। अभी NISCL की असिस्टेंट की एग्जाम हुई है, अगर आपने दिया होगा तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। 23 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। मैंने पहले ही बताया था कि ये पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा टॉपिक है जो आपके रीजनिंग के 70% पार्ट को कवर करने वाला है। अगर कोई बच्चा इस टॉपिक को इग्नोर करता है, इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करता है, तो समझ जाओ, मैं लिख करके दे देता हूं, बैंकिंग का कोई एग्जाम वो नहीं निकाल सकता है अगर वो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल पे अगर वो कमांड नहीं करता है। आप कितना भी कुछ करते रह जाओ, आप नाक रगड़ करके रख लो, लेकिन आप एग्जाम कभी पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल आपका काफी ज्यादा वेटेज होता है रीजनिंग सेक्शन में, 70% के आसपास ये कवर करता है। तो आप समझ सकते हो इसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है ना। इसलिए इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, और इसलिए मैं रेगुलर बेसिस पे भी इसकी वीडियो लेकर के आ रहा हूं। अगर आप ही लोग अगर मतलब इंटरेस्ट लूज करने लग जाओगे तो कैसे चलेगा फिर, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए अटेंड्स द मीटिंग ऑन वेडनेसडे। ए कब मीटिंग अटेंड करता है, ए अटेंड करता है मीटिंग वेडनेसडे को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेडनेसडे को किसको रख देते हैं, ए को रख देते हैं। वेडनेसडे को किसको रख दो, ए कब मीटिंग अटेंड करता है, वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे ये डेज है, यहां पे मैंने ए को रख दिया, है ना। आगे देखिए, डी अटेंड्स द मीटिंग इमीडिएटली बिफोर ए। डी कब अटेंड करता है, ए के जस्ट पहले। तो बच्चे, ए अगर वेडनेसडे को है और डी उसके जस्ट पहले अटेंड करता है, तो डी को कहां रखोगे आप, डी को ट्यूसडे को रखोगे, है ना। उसके बाद 2 people attends the meeting between D and F। 2 लोग हैं जो कि मीटिंग अटेंड करते हैं, किसके किसके बीच में, D and F के बीच में। सारा कंडीशन आपको दिया गया होता है बच्चे, जैसे जैसे कंडीशन दिया गया होता है वैसे वैसे आपको सॉल्व करना है। अभी तो मैं आपको क्लर्क लेवल के क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, जैसे जैसे अभी आपका क्लर्क जाएगा, आपका पीओ का एग्जाम आएगा, जैसे जैसे एग्जाम्स आएंगे वैसे वैसे हम लेवल को भी बढ़ाते जाएंगे। मैं चाह रहा हूं कि आप भी एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो, है ना, क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मेरे साथ बने रहिए, और जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं एकदम 100% फोकस करके आपको एग्जाम देना है, और फिर देखिए आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, आप मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा।
तो क्या लिखा था यहाँ पे, टू पीपल अटेंड द मीटिंग बिटवीन डी एंड एफ, डी एंड एफ के बीच में दो लोग मीटिंग अटेंड करते हैं। तो बच्चे आप बता दो, डी यहाँ पे है, ट्यूसडे को डी है, और डी एंड एफ के बीच में अगर दो लोग रहेंगे तो ऊपर तो आप जा नहीं सकते हो, दो लोग चाहिए हमें, डी के ऊपर तो एक ही है मंडे, यानी कि डी एंड एफ के बीच में अगर दो लोग रहेंगे तो एक दो मुझे एफ को कहां पे रखना पड़ेगा, यहां पे रखना पड़ेगा। यानी कि अगर एफ फ्राइडे को मीटिंग करता है और डी ट्यूसडे को, तो इनके बीच में दो लोग हो जाएंगे, एक वेंसडे को हो जाएगा और एक थर्सडे को हो जाएगा। तो एफ कहां पे आ सकता था, यहीं पे आ सकता था। आपने बोला सर यहां तक क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए ये वाला पॉइंट हमारा कवर हो चुका है। बी अटेंड द मीटिंग इमीडिएटली आफ्टर जी बट नॉट ऑन मंडे। बच्चे यहां पे देखिए, बी अटेंड्स द मीटिंग, बी मीटिंग अटेंड करता है इमीडिएटली आफ्टर जी, जी के जस्ट बाद में, जी के जस्ट बाद में बी मीटिंग अटेंड करता है इमीडिएटली आफ्टर जी, जी के जस्ट बाद में बी अपना मीटिंग अटेंड करता है, बट नॉट ऑन मंडे। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको यहीं पे स्टेटमेंट को समझने में दिक्कत हो जाएंगे, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। कभी भी अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन रीड कर रहे हो और अगर किसी स्टेटमेंट का मीनिंग ना समझ में आए, अगर ना समझ में आए तब की बात कर रहा हूं, तो आप उस क्वेश्चन को हिंदी में जाकर के रीड करके देख लीजिएगा। हालांकि मैं इसका मीनिंग बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको मैं हिंदी में आपको पहले बता दूं कि हिंदी में इसका कौन सा मीनिंग है, कौन सा पॉइंट है। नीचे से तीसरा पॉइंट देख लीजिए, नीचे से तीसरा पॉइंट यहां पे आप पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है। बी जी के ठीक बाद बैठक में भाग लेता है लेकिन सोमवार को नहीं। यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बी की बात हो रही है कि बी जो है जी के ठीक बाद बैठक में भाग लेता है लेकिन सोमवार को नहीं लेता है। मतलब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बी की। तो आपने देख लिया यहाँ पे हिंदी में, लेकिन अब मैं इंग्लिश में मान लो अगर आप वो नहीं देखना चाहते हो तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि बी अटेंड द मीटिंग इमीडिएटली आफ्टर जी। बी की बात किसकी हो रही है यहाँ पे, बी की बात हो रही है कि बी जो है मीटिंग अटेंड करता है इमीडिएटली आफ्टर जी, यानी कि जी है, और जी के जस्ट बाद में कौन मीटिंग अटेंड करेगा, बी मीटिंग अटेंड करेगा। लेकिन नॉट ऑन मंडे, यानी कि बी जो होगा कहां पे नहीं रहेगा, मंडे को नहीं रहेगा। कौन मंडे को नहीं रहेगा बच्चे, कौन मंडे को नहीं रहेगा, बी जो होगा आपका मंडे को नहीं रहेगा। तो क्या हम यहां पे बी को रख सकते हैं, आप बोलेंगे सर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस बात को हम कहीं पे फिट कर सकते हैं क्या, आप सोच के देखिए कि जी के जस्ट बाद में बी होगा, ऐसा कोई जगह है क्या, ये दो लगातार होंगे, जी के जस्ट नीचे बी होगा, तो दो ऐसे जगह होनी चाहिए जहां पे आप इसको रख पाएंगे। आप बोलेंगे सर यही एक स्लॉट दिखाई दे रहा है जिसको हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि अगर मैं जी को यहां रखूंगा तो जी बी के जस्ट नीचे आ जाएगा। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर यहां रख सकते हैं, तो नहीं रख सकते, ना यहां रख सकते हैं, क्योंकि जी के जस्ट नीचे बी अगर आएगा तो उसके लिए 2 दिन लगातार चाहिए और 2 दिन यही था, तो हमें यहीं पे रखना पड़ेगा, है ना। आपने बोला सर बिल्कुल सही। आगे देखिए, 2 पर्सन अटेंड द मीटिंग बिटवीन ई एंड सी। ई एंड सी के बीच में 2 लोग मीटिंग अटेंड करते हैं। 2 पर्सन अटेंड द मीटिंग बिटवीन ई एंड सी। अब ई एंड सी को कहां रखोगे, कहां रखोगे ई एंड सी, ई यहां पे रहेगा कि सी यहां पे, सी यहां पे, ई यहां पे। थोड़ी देर के लिए इस बात को लिख लेते हैं कि ई एंड सी के बीच में 2 लोग रहेंगे। ये ऐसे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करेंगे। कभी भी कोई कंडीशन के लिए अगर पॉसिबिलिटी आपको दिख रहा हो तो टेम्पोररी बेसिस पे आप उसको शॉर्ट में लिख लीजिए, है ना। तो ई एंड सी के बीच में 2 लोग रहेंगे, तो ई सी लिख करके मैंने 2 लाइन लगा दिया। इससे मुझे समझ में आ रहा है कि ये बात क्या बोला जा रहा है, ई एंड सी के बीच में 2 लोग रहेंगे। आगे बढ़िए, ई डज नॉट अटेंड द मीटिंग ऑन मंडे। ई मीटिंग जो है कब अटेंड नहीं करता है, मंडे को नहीं करता है। अब ये क्लियर हो गया कि मंडे यहां पे है, यानी कि इस जगह पे कौन नहीं आएगा, ई नहीं आएगा। और अगर ई यहां पे नहीं आएगा बच्चे, तो ई और सी के बीच में 2 लोग होने वाले थे। अगर ई को यहां पे नहीं रखोगे तो कंफर्म एक ही दिन बचा। कौन सा दिन बचा, थर्सडे। आपका ई कंफर्म यहीं पे आएगा। और अगर ई यहां पे आएगा तो ई और सी के बीच में 2 होंगे, तो नीचे तो 2 छोड़ के जगह है नहीं, ऊपर ही होगा 1 2, यानी कि कंफर्म आप सी को कहां पे रख पाएंगे, इसी जगह पे रख पाएंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि पूरे के पूरे जितने भी लोग थे ये सारे अरेंज हो चुके हैं। यही था हमारा यहाँ पे डे बेस्ड पजल। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं। अगर ये समझ में आया तो अभी तक देख रहे हो, और नीचे देखो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से पहले लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, ज्यादा सोचो मत, बहुत काम की चीज आपको इस चैनल पे मिलती है। और अगर कोई आपका ऐसा फ्रेंड है जिसको इसकी जरूरत पड़ती है तो इसको शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, ठीक है।
चलिए बच्चे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे कि मैं सॉल्व करके बताऊं? चलो एक दो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना उसका आंसर क्या होगा। कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया है तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से पार्टिसिपेट कीजिए बच्चे, आप लोग बिल्कुल भी ये मत किया कीजिए, है ना। देखिए, तो यहां पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, हु अटेंड्स द मीटिंग ऑन मंडे। मंडे को मीटिंग कौन अटेंड करता है? मंडे को मीटिंग कौन अटेंड करता है? तो आप बोलेंगे सर मंडे तो सी है, यानी कि कौन अटेंड करता है? सी अटेंड करता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा, हाउ मेनी पीपल अटेंड द मीटिंग बिटवीन बी एंड डी। बी एंड डी के बीच में, बी एंड डी के बीच में हाउ मेनी पीपल, बी यहां पे है, डी यहां पे है, तो बी एंड डी के बीच में 1 2 3 4 कितने लोग हैं बच्चे? 4 लोग हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलिएगा 4 दिया है क्या? 1 2 3 नन मोर देन 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मोर देन 3 हो जाएगा। 4 तो नहीं लिखा है, लेकिन उसने मोर देन 3 लिखा हुआ है और एक नन भी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। नन मतलब क्या? नन ऑफ दिस कर लीजिए, यहाँ पे नन ऑफ दिस, और एक लिखा है मोर देन 3। तो 4 का मतलब मोर देन 3 ही तो होता है। देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया। 4 का मतलब क्या होता है? मोर देन 3 ही तो होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे नन ऑफ दिस नहीं करेंगे, किसको मार करेंगे? मोर देन 3 को मार करेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए, ऑन विच डे सी अटेंड द मीटिंग। सी कौन से डे को मीटिंग अटेंड करता है? आप बोलेंगे सर सी तो मंडे को करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मंडे। तो मुझे लगता है इसके 1 2 और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चौथा और ये 5वां क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे और सीरियसली बताओगे, है ना। बिल्कुल ये नहीं कि मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया और खत्म कहानी, ऐसे नहीं करना है। कमेंट करके बताओ, कम से कम इसी बहाने तो बताओगे, मुझे तो समझ में आएगा कि कितनी चीजें सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब आ जाइए, ये जो क्वेश्चन है मैं इसी की बात कर रहा था। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया था। ये कौन सी एग्जाम में पूछा गया था? ये आपके एग्जाम में पूछा गया है IBPS। ये जो बच्चे क्वेश्चन है IBPS PO में पूछा गया था, समझे। IBPS PO का क्वेश्चन है, लेकिन अभी IBPS PO का अगर क्वेश्चन है तो ये 3 साल पहले का क्वेश्चन है, समझे। तो अब चूंकि पीओ में 3 साल पहले अगर ये पूछा गया था, तो अभी आप क्लर्क में एक्सपेक्ट करो कि प्रीलिम्स के क्लर्क में ऐसे कोई आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काफी मजेदार क्वेश्चन है और ये भी डे बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके लिए रखा ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि पहले एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए कि क्या चीजें दी जा रही है। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्या है यहाँ पे? 7 स्टूडेंट्स A, B, D, E, G, H and L have practical exams on different day of the same week starting from Monday to Sunday। यानी कि मंडे टू संडे, मंडे से शुरू हो रहा है और संडे को क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इसका मतलब आप देखो, यहां से लेकर के यहां तक का लाइन जो है पिछले वाले क्वेश्चन में भी था और इसमें भी है। जब आप डे बेस्ड के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये जो 1-2 लाइन ऊपर के लिखे रहते हैं जो क्वेश्चन की लेंथ को और बढ़ा देते हैं, आप देख करके समझ जाओगे कि ये तो क्वेश्चन में एडिशनल चीजें दी गई है। क्वेश्चन का तो कंडीशन छोड़ थोड़ा ही रहता है, उसी को सॉल्व करना। पहले लेंथ देख करके डर जाते हो कितना बड़ा क्वेश्चन है ना। वो बाकी चीजें तो ऐसी दी गई रहती है, उसका तो कुछ यूज होता ही नहीं है ना। चलिए अब आगे देखिए, अब यहां से शुरू हो रहा है। ओनली 1 स्टूडेंट हैज अ प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन ईच डेट। ये भी कोई काम की चीज नहीं, ये जस्ट बता रहा है कि 7 स्टूडेंट है और 7 दिन है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। आप सोच के देखो, 7 स्टूडेंट है और 7 डेज है, तो हर स्टूडेंट एक दिन ही तो आएगा। कोई एक स्टूडेंट 2 दिन तो नहीं आएगा। अगर कोई एक स्टूडेंट 2 दिन करेगा तो फिर एक दिन में तो कोई भी स्टूडेंट नहीं बच पाएगा। तो यही बात उसने बोला है कि ओनली 1 स्टूडेंट हैज अ प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन ईच डे। एवरी डे एक ही एग्जाम का प्रैक्टिकल डे रहेगा, तभी तो 7 दिन है तो 7 स्टूडेंट का हो पाएगा। आपको बात समझ में आई? चलिए, अगर यहां तक आप बात समझ पाए तो आगे बढ़ते हैं। There are more than 3 students have practical exams after A। अब बच्चे मेन कंडीशन जो है ना, यहां से आपका शुरू हो रहा है। चलिए इसी बात को मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, नहीं तो हिंदी वाले बच्चे नाराज हो जाएंगे और वो बोलेंगे सर इंग्लिश में ही पढ़ते रहते हो केवल। देखिए, 7 छात्र A, B, D, E, G, H और L का प्रैक्टिकल परीक्षा एक ही सप्ताह में अलग अलग दिनों में होता है, जो सोमवार से रविवार तक चलता है। प्रत्येक छात्र का प्रैक्टिकल परीक्षा अलग अलग दिन होता है और किसी भी 2 छात्रों का प्रैक्टिकल परीक्षा एक ही दिन नहीं होता। ठीक है, यहां तक ए का प्रैक्टिकल परीक्षा उन दिनों में होता है जिसके बाद 3 से अधिक छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा होती है। तो बच्चे यहां से कंडीशन आपका
शुरू हो गया, हम यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, आप खुद बता दीजिए मुझे कि सबसे पहले आप यहां पे क्या करना पसंद करेंगे। तो चूंकि ये डे बेस्ड क्वेश्चन है, तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि डे बेस्ड क्वेश्चन में आप किसको फिक्स करते हैं। आपने बोला था कि सर डे बेस्ड क्वेश्चन में डेज को फिक्स कर दिया जाता है, तो सोचने वाली कौन सी बात है, चलो फिक्स कर देते हैं। तो 7 डेज है तो 8 लाइन ड्रॉ कर लेंगे फटाफट। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बच्चे हमने यहां पे कितने लाइन ड्रॉ कर लिए, 8 लाइन ड्रॉ कर लिए। अब ये 8 लाइन हो गए, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया था स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। किसकी बात हो रही थी बच्चे, मंडे से संडे की बात हो रही थी। तो आप डेज को रख दीजिए, सोचने वाली कौन सी बात है, इतनी डेज को रख देते हैं। कलर चेंज कर देता हूं, आपको प्रॉपर दिखाई देगा। चलिए मान लीजिए ये है मंडे, ये है आपका ट्यूसडे, ये है आपका वेडनेसडे, ये है आपका थर्सडे, ये है आपका फ्राइडे, ये है आपका सैटरडे और बच्चे ये है आपका संडे। तो इस तरह से मैंने क्या किया, 7 दिन यहां पे नोट कर लिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशन को समझना इंपॉर्टेंट है। पजल एक तो ठीक है, आपका दिमाग तो लगता है, बहुत सारे बच्चे तो इसी जगह में फंस जाते हैं कि उनको स्टेटमेंट का लैंग्वेज नहीं समझ में आता है। अगर आपने लैंग्वेज समझना सीख लिया, क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना सीख लिया, तो समझ जाइए पजल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए लैंग्वेज को समझने के ऊपर फोकस करिए। और मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं, कभी इंग्लिश समझ में ना आए तो हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन को रीड करके देख लीजिए, एक बार पढ़ के देख लीजिए, वहां से भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ओनली 1 स्टूडेंट है, जब प्रैक्टिक है, यहां से शुरू हो रहा था। देयर आर मोर देन 3 स्टूडेंट्स हैव प्रैक्टिकल एग्जाम्स आफ्टर ए। क्या मतलब हुआ इसका, ए के बाद आफ्टर ए देयर आर मोर देन 3 स्टूडेंट्स हैव प्रैक्टिकल एग्जाम्स आफ्टर ए। यानी कि जिस दिन ए का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जिस दिन ए का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, ए के प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद 3 से ज्यादा स्टूडेंट का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। कितने से ज्यादा, 3 से ज्यादा। अब बहुत सारे बच्चे ना यहीं पे फंस जाएंगे, उनको ये नहीं पता है 3 से ज्यादा का मतलब वो 3 समझ लेते हैं। अरे भाई 3 से ज्यादा का मतलब 4 होगा, 5 होगा, वही होगा ना। 3 से ज्यादा 3 कैसे हो गया, 3 से ज्यादा का मतलब 3 से ज्यादा होना चाहिए, समझ गए। और 3 से ज्यादा कम से कम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब चलिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं। आप बोलेंगे सर ठीक है ये तो समझे, यहाँ पे कैसे पुट करोगे ये तो बताओ। तो यहाँ पे कैसे पुट करोगे इस चीज को समझिए। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि 3 से ज्यादा होना चाहिए, तो हम क्या करें, कहां पे आप बताओ मुझे। अगर मैं ए को यहां रखूं तो इसके आगे कोई नहीं होगा, ए यहां रखोगे तो उसके आगे एक ही का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। अगर ए को फ्राइडे को रखोगे तो उसके आगे 2 ही होगा। ए को अगर थर्सडे को रखोगे तो 1 2 3 होगा। जबकि 3 से ज्यादा चाहिए, तो बच्चे मिनिमम ये हो सकता है कि ए कहां पे आ जाए, ए का प्रैक्टिकल एग्जाम कब हो, वेडनेसडे को। अगर ए का प्रैक्टिकल एग्जाम वेडनेसडे को होगा तो उसके आगे 1 2 3 4 हो सकते हैं। आप बोलेंगे सर एक ही पॉसिबल है क्या, मैंने बोला ऐसा नहीं है। अगर ए का प्रैक्टिकल ट्यूसडे को होगा तो उसके आगे 1 2 3 4 5 रहेंगे। आपने बोला सर ट्यूसडे ही हो सकता है क्या, मैंने बोला एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है, मंडे हो सकता है। जब मंडे होगा तो देखो यहाँ पे 3 से ज्यादा हो गए। अब ये मैंने जितने भी कंडीशन लिए हैं, इन सब में ए का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है वो 3 से ज्यादा दिन होने वाला है। इतने से बात समझ में आई, सबको क्लियर है क्या एवरीवन। चलो अगर आप सबको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। और देखिए आराम आराम से चीजें समझने की कोशिश करिए। मेरा मेन काम है सिखाना, समझाना, बताना, इसलिए इस चीज को दिमाग में बिठाते चलिए, समझते चलिए, जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है ना। ओनली 1 स्टूडेंट हैज प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन ए एंड एच। देखिए बच्चे, उसने क्या बोला कि ए एंड एच के बीच में, ए एंड एच के बीच में क्या होगा, एक स्टूडेंट का प्रैक्टिकल एग्जाम है। ए एंड एच के बीच में लिख के मैंने एक डैश बना दिया, मतलब ए और एच के बीच में एक का प्रैक्टिकल एग्जाम है। अब यहां पे सोच करके देखो, यहां पे देखो आप, ए यहां पे है, अगर ए यहां पे है, इस वाले कंडीशन की बात करूं तो मुझे पता है कंफर्म मुझे एच को यहीं रखना होगा। आप बोलेंगे सर कैसे, मैंने बताया ए और एच के बीच में अगर एक होगा तो यही तो हो सकता है, इसके इधर तो जगह ही नहीं है, मंडे से तो एग्जाम ही शुरू हो रहा है, इसलिए आप पीछे तो जा ही नहीं सकते हैं, है ना।
चलिए अब यहां पे अगर देखा जाए तो ए और एच के बीच में, एच आप इधर नहीं जा सकते हो, क्यों नहीं जा सकते हो? मंडे तो सबसे शुरू वाला है तो उसके पीछे तो जा नहीं सकते हो, तो ए के आगे आना पड़ेगा, तो एक छोड़ करके एच यहीं पे आ सकता है। आपने बोला सर बिल्कुल सही। फिर मैंने बताया कि इस कंडीशन में बच्चे एच आपका यहां पे भी आ सकता है और एच आपका यहां पे भी आ सकता है, तो यहां पे दो दो पॉसिबिलिटी बनेंगे। मैंने बोला थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, ये कंडीशन ऑलरेडी लिख के रखे हो यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। आगे किसी स्टेटमेंट को देख करके कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा, इसलिए मैं आप सबको ये चीज बताना चाहता हूं, कभी भी जब आप एक स्टेटमेंट पढ़े और बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही हो, जितना हो सकता उतना पुट कर दिया, उसके बाद फिर कंडीशन में कंडीशन मत निकालने बैठ जाओ, बहुत क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। आपको उस कंडीशन को लिख लेना है शॉर्ट में और आगे बढ़ना है। आगे जब आप बढ़ेंगे तो कोई ना कोई क्लू आपको वहां पे मिलता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोई क्लू मिलता है क्या हमें। जैसे हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, वहां लिखा हुआ है देयर आर 3 स्टूडेंट्स हैव प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन जी एंड बी। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हैव प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन जी एंड बी। बच्चे जी एंड बी के बीच में ऐसे 3 स्टूडेंट है जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो इसको लिख लीजिए जी 1 2 3 और यहां पे लिख दिया मैंने जी बी। तो जी एंड बी के बीच में 3 लाइन ड्रॉ किया है, इसका मतलब उनके बीच में 3 बच्चों का क्या होने वाला है? प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है। अभी हमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो अभी छोड़ दीजिए, इसको भी एज इट इज रहने दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। अब मैं इसको क्यों ऐसे लिख रहा हूं, लिख इसलिए रहा हूं ताकि जब मैं आगे पढ़ूं तो मुझे ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि पीछे मैंने कौन सा छोड़ा है। इसलिए अगर मैं आगे की तरफ बढ़ता जा रहा हूं तो जो बातें हैं उसको मैं शॉर्टकट में लिखते जा रहा हूं ताकि मुझे फिर से इधर पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो ये अप्रोच आपको भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देख लीजिए। There are 3 students have practical exams between G and B. आगे लिखा है G has practical exam before H. G has practical exam before H but not immediate before H. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। G has practical exam before H. G का प्रैक्टिकल एग्जाम H के पहले है but not immediate before H, यानी कि G का एग्जाम जो होगा H के पहले होगा, H के पहले होगा G, लेकिन इमीडिएट बिफोर नहीं होगा। यानी कि बच्चे G इस जगह पे नहीं आ सकता है। आप बोलेंगे सर क्यों नहीं आ सकता है? कंडीशन दिया है इमीडिएट पहले नहीं आ सकता है, तो इस वाले में G को हम यहीं पे रख सकते हैं। आपने बोला सर बिल्कुल सही। फिर आपने बोला सर इस वाले कंडीशन में, मैंने बोला G को यहां रख सकते हो क्या? आपने बोला नहीं रख सकते क्योंकि कंडीशन दिया है कि H के जस्ट पहले G नहीं आएगा, तो H के जस्ट पहले अगर G नहीं आएगा और H G के पहले आएगा तो बच्चे यहां पे तो यही एक जगह था और यहां पे आ नहीं सकता, दूसरा कोई जगह ही नहीं है, यानी कि ये वाला कंडीशन ही हमारा रॉन्ग हो गया। ये जो हमने एक कंडीशन लिया था यहीं पे खत्म, इसको आगे ले जाने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। चलो तो ये और ये अपने पास 2 कंडीशन आ गए। अब हम यहां पे देखते हैं कि कहां पे रख सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए बच्चे ये वाला कंडीशन और अभी जो आया उसको थोड़ा सा रख के देखिए कि क्या हम यहां पे पुट कर सकते हैं इस बात को। देखिए तो थोड़ा सा देखो, आप समझे थोड़ा। अगर मैं ए यहां पे इस वाले कंडीशन को देखो, मैंने ये छोड़ा क्यों था? क्योंकि इसके लिए 2-2 बन रहा था, H यहां पे भी आ सकता था, H यहां पे भी आ सकता था। अब सोच के देखो कि अगर आपने H को यहां पे रखा, थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर आपने H को यहां पे रखा तो कंडीशन दिया था कि H के पहले G आएगा। अगर H यहां पे होगा तो G को कहां पे रखोगे आप बोलेंगे सर G के लिए तो कंडीशन ही नहीं बनेगा। तो जब नहीं बनेगा तो एक ही तो बच गया, ये कंफर्म हो गया बच्चे कि H कहां पे आएगा आपका, यहीं पे आएगा। यहां पे क्यों नहीं आएगा ये समझ में आया सबको? तो H यहां पे आएगा और अगर H यहां पे आ गया तो अब बताइए H के जस्ट पहले कौन होने वाला है? H के पहले कौन होगा? G होगा, लेकिन इमीडिएटली पहले नहीं होगा, यानी कि G यहां पे नहीं रख सकते हो। इसके अलावा G ऊपर कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान भी तो रखिए। आपको ऐसी जगह पे G रखना है कि G और B के बीच में कितने लोग आ जाए? 3 लोग आ जाएं। अब सोच के देखो बच्चे, अगर आप यहां पे G को रखते हो, यहां पे अगर इस जगह पे G को रखते हो तो 1 2 3 B कहां पे आ सकता है? यहां पे आ सकता है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर हम यहां पे भी तो G को रख सकते हैं, अगर आप G को यहां पे रखोगे तो सोच करके देखो 1 2 3 B कहां पे आएगा? यहां पे आ जाएगा, जबकि यहां पे तो ऑलरेडी H का है प्रैक्टिकल, इसलिए इसका मतलब ये हुआ G आपका यहां पे नहीं आ सकता है। कंफर्म G आपका यहीं पे आएगा और G यहां आएगा तो 1 2 3 और यहां पे कौन आ जाएगा बच्चे? B आ जाएगा। तो ये भी कंडीशन हो चुका हमारा और ये भी कंडीशन हमने यूज कर लिया। बोलिए यहां तक सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए, देयर आर 3 स्टूडेंट्स हैव प्रैक्टिकल एग्जाम्स बिटवीन डी एंड ई हु डज नॉट हैव प्रैक्टिकल एग्जाम इन द लास्ट डे ऑफ द वीक। ये बच्चे हु किसके लिए यूज किया जा रहा है? ई के लिए यूज किया जा रहा है। ई का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो लास्ट डे ऑफ द वीक के लास्ट डे में नहीं है, यानी कि ई जो होगा संडे को नहीं आ सकता है। ई जो होगा इस जगह पे नहीं आ सकता है। आपने बोला बिल्कुल सही सर, नहीं आ सकता है, लेकिन क्या दिया था? देयर आर 3 स्टूडेंट हैव प्रैक्टिकल एग्जाम्स बिटवीन डी एंड ई, यानी कि डी एंड ई के बीच में, डी एंड ई के बीच में 1 2 3, डी एंड ई के बीच में 3 स्टूडेंट का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो चलिए इस चीज को रखने की कोशिश करिए। कहां पे रख सकते हो? चलो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके देखो। थोड़ी देर के लिए इस वाले कंडीशन में देखो। मान लो थोड़ी देर के लिए अगर मैं डी को यहां रखूं, मान लो अगर डी यहां होगा तो 1 2 3 ई यहां पे आना चाहिए, जबकि यहां पे एच है, यानी कि डी यहां पे नहीं आ सकता है। आपने बोला ठीक है कोई दिक्कत, डी यहां नहीं आएगा। यहां रख के देखो, अगर यहां पे डी को रखते हो तो 1 2 3 इधर तो जगह ही नहीं है, 1 2 3 इधर तो जगह ही नहीं है, इसका मतलब डी आपका यहां पे भी नहीं आ सकता है। आपने बोला ठीक है एक और जगह है, यहां पे रख के चेक कर लेते हैं। अगर आप यहां पे डी रखोगे तो इधर तो जा ही नहीं सकते हो, 1 2 3 यहां पे ई आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ये वाला कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। अब इस वाले कंडीशन में रख के देखो, डी एंड ई के बीच में 3 होगा। अगर आप डी को यहां रखोगे बच्चे तो 1 2 3 ई यहां पे आना चाहिए, जबकि ऑलरेडी पहले से आपने मार्क करके रखा है कि ई यहां पे नहीं आ सकता है, इसका मतलब डी यहां नहीं आ सकता। अगर डी यहां रखोगे 1 2 3 ई नहीं पॉसिबल है, तो ये कंफर्म एक ही पॉसिबल है कि डी यहां पे आ जाएगा, और डी अगर यहां पे आएगा तो 1 2 3 और आपका ई कहां पे आ जाएगा? आप बोलेंगे सर ई यहां पे आ जाएगा। क्लियर है क्या? यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा कोई कंडीशन छूट तो नहीं गया हमारा? ये दो जगह कैसे बचा हुआ है? आगे देखो, मुझे लगता है कहीं पे हमने बीच में कुछ छोड़ दिया है क्या? जी हैज प्रैक्टिकल एग्जाम बिफोर एच, जी हैज प्रैक्टिकल एग्जाम बिफोर एच, ठीक है ये हो चुका है, बट नॉट इमीडिएट बिफोर एच। देयर आर 3 स्टूडेंट हैव प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन डी एंड ई, डी एंड ई के बीच में ये भी हो चुका है। उसके बाद हु डज नॉट हैव प्रैक्टिकल एग्जाम, हु मतलब कौन? ई डज नॉट हैव प्रैक्टिकल एग्जाम इन द लास्ट डे ऑफ द वीक। अच्छा ई का यहां पे नहीं रहेगा और ई का यहां पे नहीं रहेगा बच्चे, तो ई का कहां पे रहेगा? कुछ तो हमने छोड़ दिया शायद, बताओ कोई कहां पे छोड़ दिया हमने? एक मिनट फिर से पढ़ लें। देयर आर मोर देन 3 स्टूडेंट्स हैव प्रैक्टिकल एग्जाम आफ्टर ए, ये ठीक है। ओनली 1 स्टूडेंट हैज प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन ए एंड एच, ये ठीक है। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हैव प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन जी एंड बी, जी एंड बी के बीच में 3 होगा, 1 2 3। अच्छा बी छोड़ दिया था क्या? देयर आर 3 स्टूडेंट्स हैव प्रैक्टिकल एग्जाम्स बिटवीन जी एंड बी, सॉरी 1 2 3, तो यहां पे बी मैंने लिखना ही भूल गया था। जी एंड बी के बीच में 3 था ना बच्चे, तो जी लिख दिया था 1 2 3, बी भी तो लिखना था ना, बी ऐसे छोड़ दिया था। एक चीज ध्यान रखिए, कैसे मैं आपको बता रहा था और बताते बताते मैंने कैसे छोड़ दिया यहां पे, तो ये चीज समझिए। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जब आप रफ शीट पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपके सामने और ज्यादा प्रेशर होता है, इस तरह की गलतियां आपके सामने वहां पे और ज्यादा होती हैं। आप तो बोलते हो कि सर हम तो सही सही करके आए हैं, लेकिन कभी ऑप्शन ए टिक करना था बी टिक कर देते हो, कभी सी को मार्क करना था डी को मार्क कर देते हो, कभी लिखना 2 था 3 लिख देते हैं और उसी को आंसर मार्क कर देते हैं। इस तरह की गलती होती है, तो इसलिए ये सारी चीजें कैसे इंप्रूव होंगी? टेस्ट दे करके आप इस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे बी आ गया। अब यहाँ पे बी आ गया तो बचाओ एक बच गया, कौन बच गया? अब अपने पास कौन बच गया? ए बी डी ई जी एच एल, कौन बच गया बच्चे? एल बच गया। अब एल बच गया और एक ही जगह बचा हुआ है, तो हम एल को कहां पे रख देंगे? यहां पे रख देंगे, और ये हमारा ऑलरेडी आंसर आ चुका है। मुझे लगता है आप सभी लोगों को ये बात समझ में आया होगा, है ना? चलो तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आप लोग चाहते हो कि सेशन रेगुलर आता रहे, मैं इस तरह से लाऊं और आपको समझाता रहूं, तो मुझे आपकी तरफ से भी तो कुछ सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट ये चाहिए कि एटलीस्ट वीडियो को तो कम से कम शेयर किया करो, लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। इतनी चीजें जो आपके हाथ में है वो चीज तो आप कर सकते हैं, बाकी तो मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट जितनी चीजें एज ए स्टूडेंट आप मेरे लिए कर सकते हैं वो करिए, और मैं आपके लिए 100% तो यहाँ पे तैयार हूं ही। कोई भी एग्जाम आएगा उससे रिलेटेड लेक्चर मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, बट ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज को ग्रो करने की कोशिश करिए, ताकि मुझे भी आपके ऊपर भी एक ट्रस्ट है कि आप लोग कुछ कर रहे हैं, और मैं भी ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छी चीजें, ज्यादा से ज्यादा टाइम इस चीज के लिए दे पाऊं, है ना? तो चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे एल हैज प्रैक्टिकल एग्जाम।
एल हैज प्रैक्टिकल एग्जाम, कौन सा एल का प्रैक्टिकल एग्जाम कौन सा डे है? आप बोलेंगे सर सैटरडे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। मैं चाहूंगा कि इसके क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे दीजिएगा, ये आप खुद ही कर सकते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव एग्जाम बिटवीन ई एंड बी, ठीक है, आप ये खुद कर लीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रैक्टिकल एग्जाम्स इमीडिएट बिफोर एच, ये भी कर लीजिएगा। चलो ये वाला एक क्वेश्चन बताता हूं। 4 of the following 5 belong to a group in a certain way, find which of the one that does not belong to that group। कौन इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है? 4 of the following 5 belong to a group in a certain way, find which of the one that does not belong to the group। ठीक है, देखिए बच्चे, पहले मैं इसको यहां पे कॉपी कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसान रहेगा कि ये क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, हमारा सही अरेंजमेंट कौन है आप तो समझ ही चुके हो ना, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे मुझे लगता है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो मैं यहाँ पे बीच में से हटा देता हूं कुछ चीजें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा लेंदी लग रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं, करेक्ट वाले को रहने देता हूं, है ना। चलो तो ये वाला हमारा करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है हमारा। अब देखिए, तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड विच ऑफ द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, इस ग्रुप में कौन एक ऐसा है जो कि अलग है। चार, देखो ये 5 ग्रुप दिए गए हैं ना, इस 5 ग्रुप में से 4 ऐसा होगा जो सेम लॉजिक पे चल रहा होगा और एक ऐसा होगा जो थोड़ा सा अलग लॉजिक पे चल रहा है। जो अलग लॉजिक पे चल रहा है वही आपसे पूछा जा रहा है कौन है इसमें। देखिए यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है? एजी। आप देखिए यहाँ पे एजी है क्या? आप बोलेंगे सर एजी ओजी सब है यहाँ पे। ये कौन है आपका? यहाँ पे एजी है। यहाँ पे देखो एच ई, आपने बोला सर एच ई भी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एल बी, आपने बोला सर एल बी भी है। आपने बोला ई ए, ई यहाँ पे है और ए यहाँ पे ई ए भी है। मैंने बोला बी डी, आपने बोला सर बी डी तो यहाँ पे आ गया, यानी कि जब आप बी डी बोल रहे थे तो उसके बीच में एक का गैप हो गया। अब ये जितने भी देख रहे थे सब लगातार ग्रुप बना रहे थे, लेकिन बी डी जो है एक छोड़ करके है, तो यही 5 में से यही एक अलग हो गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने बोला सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है और यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाओ एक और मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल अपनी एनर्जी को लूज नहीं करना है, लास्ट तक बने रहिए। एग्जाम पास करना है कि नहीं पास करना है पहले अपने आप सोच लो। पहले अगर एग्जाम पास करना है तो ये ऐसी कोई चीज नहीं है, ये कोई मूवी नहीं देख रहे हो जो आपको इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट हमें क्रिएट करना पड़ता है। जब तक आप इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, है ना। अब मूवी देखने जाते हैं, आराम से एंटरटेनमेंट हो रहा है, यहाँ पे तो एंटरटेनमेंट वाली बात है नहीं। तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज, यही मेहनत अगर आप अभी कर लेते हो तो फिर उसके बाद आगे जाकर के आप लाइफ में एंजॉय करने वाले हो। और इसी टाइम पे अगर एंजॉयमेंट कर लेते हो तो समझ लाओ आगे हमेशा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अभी आपको डिसाइड करना है, अभी थोड़ा सा मेहनत करना सही है कि लाइफ टाइम तक मेहनत करते रहना सही है ना। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे किन चीजों की बात की गई है? ये है आपका मंथ बेस्ड पजल। अब मंथ बेस्ड पजल में क्या होता है? डे बेस्ड पजल की बात करूं तो उसमें हम डे की बात कर रहे थे, हम डे को फिक्स करते थे। लेकिन मंथ बेस्ड पजल की बात करोगे तो यहां पे किसको फिक्स किया जाएगा बच्चे? मंथ को फिक्स किया जाएगा, ठीक है ना। मंथ को हम फिक्स करते हैं। अब मंथ में भी अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन होते हैं। आज मैंने थोड़ा सा बेसिक टाइप का क्वेश्चन लाया है जिससे आपको समझ में है। क्लरिकल में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पीओ लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा इससे और ऊपर लेवल का रहेगा। तो अब मैं करवाऊंगा वो चीजें, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। चलिए पहले हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 7 स्टूडेंट्स की बात हो रही है। TUV WX Y and Z are appearing for their exams in 7 different months, namely January, February, March, April, May, June and July. V appears for the exam after April but not in the last month. There are 2 students who have their exam between W and V. इस तरह से कंडीशन दिए गए हैं। एक बार हम हिंदी में भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 छात्र की बात हो रही है, उनका नेम दिया हुआ है। 7 अलग अलग महीनों में अपनी परीक्षा दे रहे हैं, अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। V अप्रैल के बाद परीक्षा देता है लेकिन अंतिम महीने में नहीं। W और V के बीच 2 छात्रों की परीक्षा होती है। इस तरह से आपको कंडीशन दिया हुआ है। मैं चाहूंगा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में भी इस चीज को देख सकते हैं। चलो, मुझे लगता है ले लिया होगा आपने। अब आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन पे। देखिए क्या दिया हुआ है। अब सबसे पहली चीज क्या करोगे? देखो डे बेस्ड वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, आप डे को फिक्स कर रहे थे, लेकिन जब भी मंथ वाले क्वेश्चन होंगे आपको फिक्स किसको करना है? यहाँ पे मंथ को फिक्स कर देना है। जैसे डे में कर रहे थे वैसे ही मंथ में कर देना है। देख लीजिए कितने महीने की बात की गई है यहाँ पे। आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 महीने की बात की गई, तो 7 महीने को फिक्स करना है तो कर लीजिए यहाँ पे 1
2 3 4 5 6 7 8, 7 महीने हैं तो 8 मैंने लाइन बना दिया। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, उनके नेम लिख देते हैं। चलिए नेम लिख दीजिए आप यहाँ पे। कहाँ से है, जनवरी से शुरू हो रहा है आपका ये, तो कौन हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, लगातार ही है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और क्या हो गया बच्चे, जुलाई। इस तरह से आपके महीने हो गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून एंड जुलाई। ठीक है, आगे बढ़िए। V appears for the exam after April but not in the last month। अब ध्यान देना, मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि V जो है appear होता है for the exam after April। आफ्टर अप्रैल का क्या मतलब है, मुझे जल्दी बताओ पहले। आफ्टर अप्रैल जब बोला जाता है इसका मतलब क्या, अप्रैल के बाद। तो अप्रैल के बाद जब हम बात करते हैं तो उसमें अप्रैल आएगा क्या, नहीं आएगा। अप्रैल के बाद की बात हो रही है, तो अप्रैल के बाद कौन कौन महीना होगा, मई होगा, जून होगा या तो जुलाई होगा। लेकिन जैसे ही आप आगे पढ़ोगे, उसने लिखा था बट नॉट इन द लास्ट मंथ, तो जैन से जुलाई तक की बात की गई है, तो लास्ट मंथ यहाँ पे कौन हो गया, जुलाई हो गया। यानी कि जुलाई में उस चीज को नहीं रखना है। यानी कि V जो होगा, जो एग्जाम में अपीयर होगा अप्रैल के बाद, वो दो ही हो सकता है, एक तो मई हो सकता है या तो जून हो सकता है। तो चलिए बच्चे हम यहाँ पे रख लेते हैं, एक बार हम V को मई में रख लेते हैं और एक बार हम V को कहां पे रख लेते हैं, जून में रख लेते हैं। बताइए जुलाई में आएगा क्या, नहीं आएगा। ये दो ही कंडीशन क्यों बना, आपको समझ में आया एवरीवन। चलिए अगर आप ये बात समझ पाए हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, there are two students who have their exams between W and V। W and V, there are two students who have their exams between W and V। W and V के बीच में दो ऐसे स्टूडेंट है जिनका एग्जाम है, तो दो स्टूडेंट है W and V के बीच में। अब सोच के देखो, नीचे आ सकता है क्या W, नहीं आ सकता है, क्योंकि दो का गैप होगा तो यहाँ W आ जाएगा, यहाँ तो कोई मंथ ही नहीं है। इसका मतलब W and V के बीच में दो है, तो V यहाँ पे है, 1 2, हमें W को कहां रखना पड़ेगा, यहीं पे रखना पड़ेगा। इस वाले में नीचे W नहीं आ सकता है, 2 का गैप चाहिए, 1 2, W बच्चे कहां पे आ सकता है, यहीं पे आ सकता है। ये भी आपने बोला सर आराम से, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो चलिए आगे बढ़िए फिर, है ना। तो there are two students who have their exams between W and V। आगे देखो, the number of students having their exams between Y and W। अब ये वाला पॉइंट जो है ना, बहुत बच्चों को कंफ्यूज कर देता है और बहुत बच्चे यहीं पे गलत कर देते हैं। इसलिए बच्चे आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे गलत कर पाएंगे, है ना। देखिए आप क्या करिए, इस चीज को पहले शॉर्ट में लिख लीजिए। क्या लिखा हुआ था कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग देयर एग्जाम्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग देयर एग्जाम्स बिटवीन Y and W। Y and W, उसने बोला Y and W के बीच में जिसका एग्जाम है, ये जो है इक्वल है, किसके इक्वल है, इक्वल है 1 more than the number of student having their exams between Y and V। यानी कि ये जो Y and W के बीच में जितने लोगों का एग्जाम है वो एक ज्यादा है, किससे एक ज्यादा है, एक ज्यादा है किससे, Y and V के बीच में। Y and V के बीच में जितने लोगों का है उससे एक ज्यादा है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि Y and W के बीच में जितना एग्जाम होगा वो किसके बराबर होगा, Y and V में एक ज्यादा कर दो, Y and V में एक ज्यादा कर दो, जितने स्टूडेंट आएंगे उतने ही स्टूडेंट Y and W के बीच में होंगे। इस बात को एक बार फिर से सुन लीजिएगा, Y and V and Y and W, Y and W के बीच में कितने स्टूडेंट रहेंगे, तो Y and W के बीच में उतने ही स्टूडेंट रहेंगे जितने कि Y and V में एक ऐड कर दोगे तो बनेगा। तो चलिए बच्चे आप यहां पे देखिए, ये V है ये W है, आप बताओ Y को हम ऐसे कौन सी जगह पे रख दें कि ये वाला कंडीशन हो जाए। मैं बोलूंगा कि अगर आप बच्चे Y को यहां रख देते हो, अगर Y को यहां रख दोगे तो बताओ Y and V के बीच में कितना हो गया, 0। Y और V के बीच में 0 का गैप, अगर Y and V में 0 है तो देखो ना Y and W में कितना हो जाएगा, 0 + 1, कितने का गैप, 1 का गैप। आपने बोला बिल्कुल सही। यहां पे भी देखो, अगर मैं Y को यहां पे रख दूं, अगर मैं Y को यहां पे रख दूं तो Y and V में 0 का गैप, तो Y and W में कितने का गैप, 1 का गैप। बात समझ पाए क्या। चलिए आगे देखिए, U appears for the exam 2 months before T। U appears for the exam
2 months before T, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है जहां पे मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं। तो बच्चे इस चीज को ध्यान से समझिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। उसने लिखा हुआ है यू अपीयर्स फॉर द एग्जाम 2 months before T। जब भी ऐसी चीजें रहे, 2 months before, 3 months before, 2 months after, 3 months after, तो आप हमेशा वहां पे इस चीज को एज अ गैप कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे? गैप समझ लेंगे। और कितना गैप समझ लेंगे? जितना भी दिया हुआ है इसमें से एक कम कर दीजिएगा। उसने बोला यू अपीयर्स फॉर द एग्जाम 2 months before T, यानी कि यू जो होगा 2 months before T, यू जो होगा T के पहले आएगा। यू अपीयर्स बिफोर T, मतलब यू T के पहले आ रहा है। उसने क्या बोला था? 2 months before, तो 2 months before है, तो इसलिए इनके बीच में गैप कितने का हो जाएगा? 1 का। अगर मैं थोड़ा डिटेल में समझा दूं तो यहां पे आओगे तो ये 1 month बिफोर हो गया और उसके बाद वाला 2 month बिफोर हो गया। इसलिए इजी वे में समझने के लिए जितने मंथ्स बिफोर या जितने मंथ्स आफ्टर की बात की जाए उसमें से डायरेक्टली एक कम कर दीजिएगा और आप उतना ही गैप कंसीडर कर लीजिएगा। मुझे लगता है ये बात आप समझ पाए होंगे। तो यू एंड टी के बीच में कितने का गैप हो जाएगा? 1 का गैप हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, while Z appears for the exam neither in the first month nor in the last month। उसने बोला कि Z जो है ना तो पहले मंथ में अपियर होगा, while Z appears for the exam neither in the first month nor in the last month। Z ना तो फर्स्ट मंथ में आएगा और ना ही लास्ट मंथ में आएगा। तो फर्स्ट मंथ जनवरी है, यानी कि ना तो Z यहां पे आएगा और ना ही Z आपका यहां पे आएगा। इस वाले कंडीशन में भी ना तो Z फर्स्ट मंथ में आएगा और ना ही Z कहां पे आएगा बच्चे? लास्ट मंथ में आएगा। तो आप बोलेंगे कि सर अगर ऐसा है तो कहां रखोगे? अब चलो हमारे पास ये एक कंडीशन बचा हुआ है, इस एक कंडीशन को रख लीजिए, देखिए कहां पे सेट हो जाएगा। क्योंकि सारे कंडीशन यूज कर लिया, आप क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं छोड़ा है, बस ये वाला एक कंडीशन सेट कर दो, आपका काम तमाम हो गया है ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही, चलिए रख देते हैं। कहां पे रखेंगे? देखिए कहां पे रख सकते हैं। इस चीज को सेट करना है। बताइए मुझे, यू एंड टी के बीच में एक होना चाहिए। यू यहां रखोगे तो क्या यहां पे टी आ सकता है? बोलेंगे सर आ तो सकता है, और कोई जगह है? नहीं है। तो ये कंफर्म हो गया। यू अगर यहां रखोगे ना तो टी कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। देखो यू और टी के बीच में 1 का गैप है। आपने बोला सर यहां तक तो ठीक है, इधर बताइए मुझे, अगर यहां देखा जाए, अगर यू यहां रखोगे तो टी यहां आएगा, उसके अलावा कोई जगह बनेगा क्या? आप बोलेंगे नहीं बनेगा। यू यहां आएगा तो टी यहां आएगा। फिर मैंने बोला बच्चे इधर तो आपने यू और टी को बिठा दिया, जेड को कहां बिठाओगे? ना तो जेड यहां आ सकता है ना ही जेड यहां आ सकता है, और जेड के लिए कोई तो जगह होगा, जेड को रखोगे कहां? तो जेड के लिए जगह ही नहीं बना, यानी ये वाला कंडीशन हमारा गड़बड़ है। और यहाँ पे जेड को कहां रखोगे? ये वाला जगह है, तो जेड कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और जेड को अगर आपने यहाँ पे रख दिया तो एक बताइए कौन बच्चा है वो जो अभी तक भटक रहा है, अभी तक आया नहीं हमें यहाँ पे? तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स आया है क्या? अभी तक नहीं आया है। तो बच्चे यहाँ पे कौन आ जाएगा? आपका एक्स आ जाएगा। एक्स कहां पे आ गया? जुलाई में आ गया। बोलिए आप सबको समझ में आया क्या? तो ये अगर समझ में आ गया तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। Which month does V appear for the exam? V कौन से मंथ में अपीयर होता है? देख लो V कहां पे है? मई में हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन का आंसर देना तो इजी होता है। In which month does V appear for the exam? ये हो गया। इसके बाद how many students appear for the exam between U and T? U and T के बीच में कितने होंगे? चलो मैं ये स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ये स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं एक एक करके स्क्रॉल कर रहा हूं। इसका आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। कमेंट में जरूर आंसर कर, मतलब कि इसका आंसर कमेंट करना, बताना मुझे कि क्या आया इसका आंसर। ठीक है बच्चे, चलिए तो ये हो गया और मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया बेसिकली कौन सा डेज वाले पजल और कौन सा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया यहाँ पे? मंथ वाले पजल। ये दोनों जो क्वेश्चन मैंने 3 जो क्वेश्चन डिस्कस करवाए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि NICL का एग्जाम हुआ, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अनसर्टेन वाला भी आया हुआ, वो सब मैं लेकर के आऊंगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर अनसर्टेन वाला लेकर के आइए, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं सारी चीजें लेकर के आऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे देखो ये PDF वगैरह जो है ना आपको कहां पे मिलेगा? हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है। आप जाकर के उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, सारे के सारे PDF आपको वहां पे मिल जाते हैं। बाकी अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, और बाकी वही चीज है बच्चे, एक बार आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और
क्योंकि मैं आपके लिए अगर कर रहा हूं और आप चाहते हैं कि सर आप ले करके आइए, आपका पढ़ाया हुआ मुझे पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो मैं आपको चाहूंगा कि बच्चे थोड़ा सा आप भी मेरा सपोर्ट करिए, क्योंकि ज्यादा जब बच्चे जुड़ते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है ना। मैं भी एकदम जी जान से मेहनत करता हूं फिर आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करना और मिलते हैं कर किसी और वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।